नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) द्वारा जब भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की पहली औपचारिक शुरुआत हुई, तब शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि एक दिन ये माध्यम न केवल समाचार और संगीत का स्रोत बनेगा, बल्कि एक राष्ट्र की चेतना का प्रतिबिंब बन जाएगा। यही वो दिन है जिसे हम हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। साल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS की स्थापना की गई और फिर 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया, जो आगे चलकर 1956 में आकाशवाणी कहलाया। अपनी स्थापना के साथ ही इस संस्था ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने भारत की विविधता को आवाज दी, सामाजिक संवाद को गति दी और तकनीकी सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज को मजबूत किया। आकाशवाणी की 90 वर्ष की ये यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और जिसकी शाखाएं आज भी सपनों को छू रही हैं। ये माध्यम एक संवाद सेतु बना है जो गांव, शहर, पहाड़ और समुद्र, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध सबके बीच एक सजीव कड़ी बन गया। 90 वर्षों में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वो केवल प्रसारण ही नहीं, एक संस्कृति निर्माण रहा। युववाणी ने युवा चेतना को स्वर दिया, सखी सहेली जैसे कार्यक्रम ने महिला भावों को स्वर दिए, हवा महल, झलकी जैसे कार्यक्रमों ने नाटकीयता के माध्यम से सामाजिक व्यंग्य और हास्य को जन जन तक पहुंचाया। बिनाका गीतमाला में अमीन सयानी की आवाज आज भी यादों में जीवित है। संगीत सरिता, चित्रलोक, सरगम के सितारे, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों ने फिल्म और शास्त्रीय संगीत दोनों को नई पहचान दी। कृषि दर्शन, ग्राम वाणी, ग्राम संसार जैसे कार्यक्रमों ने देश के किसानों को न केवल शिक्षित किया, बल्कि उनमें आत्मबल भी भरा। साहित्य के क्षेत्र में सर्वभाषा कवि सम्मेलन जैसे आयोजन का श्रेय भी आकाशवाणी के हिस्से आता है। आकाशवाणी ने हमेशा राष्ट्र की नब्ज को पहचाना है और संकट के समय एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। 1971 हो या कारगिल का युद्ध, 2004 की सुनामी हो या 2018 में केरल की बाढ़ में राहत सूचनाएं हो या कोविड जैसी महामारी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जीवन रक्षक संदेशों ने ये साबित किया कि रेडियो केवल मनोरंजन नहीं, संजीवनी भी है। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण करता है। ये भारत की आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। ये वही मंच है जिसने गांधी, नेहरू से लेकर टैगोर, महादेवी तक को एक आम भारतीय तक पहुंचाया। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। पिछले एक दशक की बात करें तो मन की बात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिकों के बीच सीधा पुल बनाया और ये सफर अभी भी जारी है। आज रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं, न्यूज ऑन एयर ऐप, विविध भारती, FM गोल्ड, FM रेनबो सहित अन्य कई चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। आकाशवाणी पॉडकास्ट और YouTube के जरिए रेडियो युवा सुनने वालों से और मजबूत बॉन्डिंग कर रहा है। आकाशवाणी एट 90 कोई संयोग नहीं, ये संस्कारों, सेवा और सतत संवाद की यात्रा है। ये एक ऐसी आवाज है जो रुकना नहीं जानती। इस महीने की 23 तारीख को जब हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहे होंगे, तो ये इतिहास को याद करने का दिन तो होगा ही, साथ ही उस भविष्य के लिए संकल्प का भी दिन होगा जहां रेडियो की ये आवाज मनोरंजन के कलेवर में नई पीढ़ियों के सपनों को भी दिशा देती रहेगी। सुनते रहिए संस्कृति भारती। अभी अभी जिक्र किया हमने आकाशवाणी की देश की कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में भूमिका की। ऐसा ही कुछ प्रयास
देश की एक और महत्वपूर्ण संस्था सालों से करती आ रही है। बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA की। आइए सुनते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और जनपद संपदा के विषय में IGNCA के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय को। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, और उनसे हम छोटे छोटे सवालों के रूप में उनसे हम जानना चाहेंगे इस संस्था के बारे में, इस संस्था में उनके अपने अनुभवों के बारे में। तो सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप खुद इस पूरी संस्था की भूमिका जो है भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में, आप उसको किस तरह से आंकते हैं? ये अब 37-38 साल पुरानी संस्था है और 2-3 लोगों के प्रयास से, खास करके प्रफुल्ल जयकर और ये कपिला वात्स्यायन जी के प्रयास से ये संस्था बनी थी। और कपिला जी चाहते थे कि ये संस्था एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर काम करे, इसीलिए वो ये भी चाहते थे कि सत्ता के केंद्र से थोड़ा दूर इसका स्थान हो। लेकिन कई कारणों से जो स्थान उस समय निर्धारित हुआ या जो इसका कैंपस बना, वह मानसिंह और जनपथ के बीच का बड़ा कैंपस था। काम अच्छे हुए हैं, लेकिन 2016 से पहले ये संस्था कुल बंद थी। कह सकते हैं कि ये एक कुलीन वर्ग की संस्था थी, कुलीन वर्ग के लिए काम करती थी, कुलीन वर्ग की संस्कृति को प्रमोट करती थी। 2016 के बाद इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहली चीज तो ये हुई कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले। बहुत लोग आते थे हमारे पास और कहते थे कि पहली बार हम इस संस्था में आए हैं और देख करके हमको इसकी समृद्धि की, इसकी लाइब्रेरी की, इसके कार्यक्रमों की से उनको प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे इस संस्था का विस्तार हुआ है और इसके कामों का भी बहुत विस्तार हुआ है। 2002 में वाजपेयी जी के कार्यकाल में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बना। अब वो मैन्युस्क्रिप्ट मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैन्युस्क्रिप्ट मिशन और इस तरह के तमाम चीजों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कल्पना दी है, जिस पर कार्य हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि 2016 के बाद करीब 9 साल हो गए हैं इस संस्था का विस्तार हुआ है और इसने भारत सरकार की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जो नीति है और कार्यक्रम है, उसमें बड़ा सहयोग किया। नई संसद जो बनी, उसका जो आर्ट वर्क है वो IGNCA की टीम ने किया। भारत मंडपम का जो आर्ट वर्क है वो IGNCA की टीम ने किया। ओसाका में जो अभी पेविलियन बना है और जो प्रदर्शनी चल रही है, वो पूरा का पूरा बहुत किफायती खर्च पर IGNCA की टीम ने किया है। और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने के बाद उन्होंने चलते फिरते राष्ट्रपति भवन में ये देखा कि पता नहीं कब की कैसी तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरफ उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि आखिर ये सब कैसे बदले। उनको किसी ने बताया होगा या जैसे भी मालूम हुआ तो उन्होंने IGNCA को संपर्क किया और अब राष्ट्रपति भवन का आर्ट वर्क IGNCA कर रहा है और वो बदला हुआ बिल्कुल राष्ट्रपति भवन होगा। नहीं तो वहाँ ऐसी ऐसी तस्वीरें थी जिसका कोई परिचय नहीं था, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था और ऑब्सोलीट थी, मैंने व्यर्थ थी। तो IGNCA अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सांस्कृतिक नीति है वह भारत की संस्कृति के पुनरुत्थान की है और एक सांस्कृतिक जागरण की लहर सी चल रही है, जिसकी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। कल्चर मिनिस्ट्री के पास और कोई दूसरी संस्था नहीं है जो सांस्कृतिक नीति को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, संस्कृति की अवधारणा को आगे बढ़ाए। तो ये जो दौर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत संस्कृति के 5वें अध्याय में 2014 से, और उस 5वें अध्याय में
IGNCA का भी, इंदिरा गांधी कला केंद्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में संक्षेप में बात नहीं हो सकती, इसलिए मैं ये कहूँगा कि यह संस्थान इस समय बहुत सार्थक योगदान कर रही है। जब इसकी वेबसाइट हम ढूंढ रहे थे और उसमें कुछ काम जो किताबें बहुत सारी PDF के फॉर्मेट में उन्होंने अवेलेबल की हैं, आपका जो डेटा है उसमें एक सवाल है सर, जनपद संपदा जिसे हम कहते हैं, जिसमें जो डिविजन्स में आपका एक भाग है जनपद संपदा, क्योंकि इसका काम बहुत रोचक और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है इसका, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए बताएं। IGNCA जब बना तो उस समय 5 डिवीजन बने थे, उसमें से जनपद संपदा एक है। जनपद संपदा की अवधारणा है कि भारत के गांव में, जनपदों में संस्कृति या सांस्कृतिक धरोहर हमारी जो है उसको पहचानें, उस पर शोध करें और उसको प्रमोट करने के लिए कुछ कार्य हो। तो जनपद संपदा ने काफी अच्छा काम किया है और उसी कड़ी में जब हम लोग आए तो हमने एक मेरा गांव मेरी धरोहर यह एक शुरुआत की और उसे कल्चर मिनिस्ट्री ने भी माना कि हाँ ये होना चाहिए। 6,38,000 गांव इस समय हैं। जो इस पर काम हो रहा है वो ये है कि हर गांव में जो हमारी धरोहर है वो क्या है, लोक कलाकार के रूप में, कला के रूप में, मंदिर के रूप में, या कोई ऐतिहासिक इमारत हो या पौराणिक स्थान हो, तो इसका एक आंकड़ा, डाटा इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है और अब उसी के कई डायमेंशन और भी बढ़े हैं। तो जनपद संपदा विभाग से भी, IGNCA से भी, संस्कृति मंत्रालय, ये तीनों मिल करके इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो काम हो चुका है या चाहते हैं कि ये इसमें और क्या क्या चीजें जुड़नी चाहिए? हमने शुरुआत तो इससे की थी कि देखिए जो शास्त्रीय कलाकार हैं उनको मंच मिल जाता है, लोक कलाकारों को आमतौर पर मंच नहीं मिलता, यदा कदा उनकी कोई पूछ होती है। हम ये चाहते हैं और चाहते थे और प्रयास कर रहे हैं कि देश भर में जो लोक कलाकार हैं उनका एक सही आंकड़ा हो, जिससे कि फिर उनको भारत की जो सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा जा सके, नए भारत से जोड़ा जा सके। और इसमें काफी कुछ प्रगति हुई है, समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है। 2 लोग इसको कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसमें और काम होना बाकी है। और ये काम अगर हो गया तो दरअसल जो कलाकारों की जो आर्थिक समस्या है वो उनकी थोड़ी दूर हो सकती है, क्योंकि कल्चरल इकोनॉमी दुनिया भर में एक नई चीज हो रही है। भारत ने भी कल्चरल इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना शुरू किया है पिछले 2-1 सालों में, और हम लोग उसकी संस्था के तौर पर उसमें जितना सहयोग कर सकते हैं करने का प्रयास कर रहे हैं। कल्चरल इकोनॉमी का मतलब यह है कि जो कलाएं लुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनकी की मार्केट बने और उसको दुनिया में बताया जा सके। ये तीनों चीजें जुड़े। तो इसके लिए लाल किले में आत्मनिर्भर भारत नाम का एक सेंटर है जो इंदिरा गांधी कला केंद्र ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। आत्मनिर्भर भारत का जो केंद्र है लाल किले में, अब उसका भी विस्तार इसी जो कोशिश हो रही है उसमें होगा। लेकिन ये पूरी जो स्कीम है वो केवल एक प्रभाग का नहीं होगा, बल्कि उसमें संस्कृति मंत्रालय की भी जरूरत पड़ेगी, IGNCA की भी जरूरत पड़ेगी और उसके बारे में बातचीत चल रही है। वो जो एक हेरिटेज फाउंडेशन है उसको भी जोड़ने की बात हो रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको इसके बारे में बहुत बड़ी सूचना मिले। अभी कुछ ही दिनों पहले ये घोषणा हुई कि आपको पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया। ये जानना चाहते हैं सर कि अगर आपसे ये कहा जाए कोई ऐसा समय रहा हो जिसने आपके अब तक के कार्य को एक दिशा दे दी हो, जिससे आपको लगा हो कि आपके जीवन की दिशा बिल्कुल मुड़ गई और आप आज इस मुकाम पर हैं, अगर उस समय को रेखांकित करना हो तो आप क्या कहेंगे? पद्म भूषण सम्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ, लेकिन मैं तो विद्यार्थी जीवन से ही मैं राज्य व्यवस्था के पुनर्रचना के लिए आंदोलन करता रहा हूँ
वही आज भी मेरा लक्ष्य है। मैं मानता हूँ कि आज़ादी के बाद राज्य व्यवस्था की जैसी पुनर्रचना होनी चाहिए। हमने उसी सिलसिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता था, जेपी आंदोलन में शामिल हुआ और जेपी आंदोलन के दौरान इमरजेंसी से पहले ही मिसा में बंद हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक निरंतरता में है। आज भी मैं जब लिखता पढ़ता हूँ तो मुझे वो जो प्रेरणाएं हैं वही हमारी काम करती हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि दरअसल सरकार को, राज्य व्यवस्था को गरीबों के हित में, युवा के हित में, महिलाओं के हित में, जो वंचित हैं उनके हित में काम करना चाहिए। इस तरह का काम होता है तो मैं उसको थोड़ा सार्थक काम मानता हूँ। बाकी अपने लिए हमने कभी कोई कोशिश नहीं की है और आगे भी सवाल ही नहीं है। अब जिंदगी जो है वो एक जगह पहुँच गई है। अभी आपने सुना IGNCA अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय को। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं छोटे या कुटीर उद्योग, जो अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में न केवल रोजगार पैदा करते हैं बल्कि उस क्षेत्र विशेष की कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। ये पूरा सिस्टम काफी हद तक सहकारिता आधारित होता है और इन्हें प्रश्रय देते हैं हमारे बैंक, खासतौर पर राष्ट्रीयकृत बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा ही एक बैंक है और हमारी अगली प्रस्तुति में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के रीजनल हेड पुरुषोत्तम मीना से बात कर रहे हैं अशोक अग्रोही। मीना साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर दराज के गांवों में बसते हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, कारीगर हैं, वो मिलकर अपना कुछ भी काम करना चाहते हैं। उनके लिए आपके बैंक की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दूर दराज में गाँव में रहने वाले और हाशियों पर बैठने वाले अलग अलग अनपढ़ कारीगरों के लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। एक नंबर पर जैसे है सेल्फ हेल्प ग्रुप, दूसरी है मुद्रा योजना, तीसरी है PMEGP, चौथी है आर्टिजन क्रेडिट कार्ड। ये कई सारी योजनाएं हैं जिसके तहत बैंक जो दूर दराज के लोग हैं उनको अपनी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जो महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाहती हैं उनके लिए बैंक की क्या योजना हो सकती है? बैंक उनकी कैसे मदद करता है? हमारे बैंक में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, सेंट महिला शक्ति योजना, इसके तहत ये महिलाओं के लिए है और इसके तहत जो ग्रुप बनता है महिलाओं का, जिनका लोकल एरिया में जो छोटे छोटे व्यवसाय करती है, कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है, पापड़ अचार है, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक है, ऐसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है उनके लिए बैंक लोन देती है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा मुद्रा योजना चलाई गई है, जो भी इसमें भी महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। इसके अलावा PMEGP है, MSME की कई योजनाएं हैं और हमारे यहाँ बैंक में एक जो है सेंट महिला योजना, इसके अंदर 20 लाख रुपए का बीमा बैंक द्वारा महिलाओं को दिया जाता है। हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और रंगाई छोटी छोटी चीजें करते हैं और वो उसको एक उद्योग का रूप देकर बढ़ाना चाहते हैं। हमने MSME का जिक्र सुना है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बैंक में MSME के तहत हमारे युवाओं को क्या सुविधा दी जा सकती है? बैंकों में MSME के तहत बहुत सारी योजनाएं हैं। आपने नाम सुना होगा मुद्रा योजना, जिसके तहत 3 कैटेगरी बनाई गई है, शिशु, किशोर और तरुण। मुद्रा योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई योजना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हमारी किसी बैंक की शाखा में संपर्क करता है तो इनिशियल उसको कोई बिना गारंटी के ही हम लोग 50,000 तक का लोन देते हैं। उसको बताना होता है कि मुझे ये काम करना है। बैंक उसको ट्रेनिंग भी सुविधा उपलब्ध कराता है और साथ में उसको रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। उसके बाद में जैसे ही वो 50,000 का ऋण चुका देता है तो इसकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है, जिसको किशोर बोलते हैं। इसमें 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। जैसे ही 5 लाख तक का ऋण उसने चुका दिया तो थर्ड स्टेज आती है तरुण की, जिसमें 5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख से ज्यादा का ऋण की आवश्यकता होती है तो इसके लिए फिर एक दूसरी योजना है स्टैंड अप इंडिया, जिसमें 10 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है।
इस योजना में ये जो स्टैंड अप इंडिया है ये खासकर महिलाओं, ST SC वर्ग के उद्यमियों के लिए बनाई गई है। हमारे कई सहकारी समूह ऐसे हैं जो अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं या कई संस्थानों के साथ जुड़ते हैं। इनको जो आर्थिक आवश्यकता होती है, क्या उस मामले में भी बैंक कुछ मदद करते हैं? बैंक इसमें पूरी मदद करता है। हमारे यहाँ पे अगर किसी के पास प्रदर्शनियों में जाने के लिए पैसा नहीं है तो वो एक वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म का वर्किंग कैपिटल के रूप में लोन ले सकते हैं। बैंक उनको वर्किंग कैपिटल लोन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लिंकेज प्रोग्राम है, बैंक उनके लिए भी लोन देता है और साथ में कई बार ये प्रदर्शनियां आयोजित भी करता है। और इसके अलावा स्टार्टअप वगैरह की जो योजनाएं हैं उसके अंदर प्रशिक्षण देता है। हमारे यहाँ बैंक में 26 RCT है जिसके अंदर दस्तकारों वगैरह को जो है ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। RCT क्या बताया आपने? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर एक ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी लोग अपना जो है कुटीर उद्योग है या किसी प्रकार का अपना हस्तशिल्प टाइप का कुछ काम करना चाहते हैं उसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग से आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है और उनको एक नई दृष्टि भी मिलती है कि वो सही दिशा में कदम उठाएं ताकि उनका वो परिणाम मिल सके वो जो चाहते हैं। बिल्कुल सर। मीना साहब, अभी बात सेंट्रल बैंक की हो रही है। सहकारिता की दृष्टि से आप अपने बैंक को कैसे देखते हैं? आपके बैंक ने सहकारिता के मामले में क्या योगदान किया है? सहकारिता का मूल तत्व है सबका साथ और सबका विकास। हमारे यहाँ बैंक द्वारा बहुत सारे जो है सहकारिता के लिए जो योजनाएं हैं, हम लोग अपनी भूमिका है सहकारी संस्थाओं के साथ भागीदारी करते हैं। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह है उसके साथ में हम लोग अपना सहयोग करते हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है जो है हम कंडक्ट करते हैं, उनको लोन भी देते हैं, साथ में उनको सहायता भी करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास में भी सहकारी दृष्टिकोण है, उसके तहत हम KCC वगैरह भी है या जो दूसरे सहयोग समूह को भी हम लोग लोन देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सहकारी समितियां या जो सहकारी किसी भी रूप में है वो अगर बैंक के पास आते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य को लाभकारी बनाने के लिए, तो बैंक उनको आर्थिक सहायता दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी भी संस्कृति के विकास में भाषा का बहुत योगदान होता है और हिंदी तो पूरे देश को बांधने वाली भाषा है। आप चूंकि राष्ट्रीयकृत बैंक से हैं, सरकार की राजभाषा नीति के माध्यम से आप कैसे लोगों का भला कर पाते हैं? इसके लिए हम अपने हिंदी में कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हिंदी की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। राजभाषा के पुरस्कार और प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। राजभाषा का जो निरीक्षण और समीक्षा है वो भी हम लोग आयोजित करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी हमारे यहाँ राजभाषा विभाग से हमारे यहाँ पे आते हैं उन सबके हम लोग के साथ पूरी तरीके से निष्ठा से काम करते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सहकारिता को बढ़ाने में आपके बैंक कर्मी व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान करते हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो कोई भी ब्रांच मैनेजर है वो ही इनिशिएट लेता है, तब जाकर के सहकारिता की भावनाएं आगे बढ़ती है। मैं भी जब भी ब्रांच मैनेजर रहा था तो मैंने गांव में कई समूहों का गठन किया था। वहाँ पे जिनको लोन की आवश्यकता होती थी उनको मैंने अपनी तरफ से जागरूक करके और अपनी तरफ से उनको प्रशिक्षण, खुद का अपना इंटरेस्ट लेकर के उनको बहुत सारा जो है प्रोत्साहित किया था। आपने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया है। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो कौन सा ऐसा विशेष तत्व है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? मैं बिहार में पोस्टेड था तो मैंने वहाँ पे एक समूह का गठन किया, लेकिन उसमें बड़ी मुश्किल थी, वो इकट्ठा नहीं हो पा रही थी। मैंने खुद ने इंटरेस्ट लेकर के उनको इकट्ठा किया और जब उनको सब समझ में आ गया तो फिर वो जो है खुद इसका संचालन करने लग गई और वो हर चीज़ बैंक में आकर के जैसे हमको अपना जिस परिवार का जो सदस्य समझती थी उस रूप में हमारे साथ में उन्होंने सहयोग किया। जितनी भी गतिविधियां हैं वो यदि मिलकर चलाई जाएं, सहकारिता की भावना से चलाई जाएं, तो उसमें उनको खुद भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपकी बातों से हमें लगा है कि यदि वो बैंक से संपर्क करें तो बैंक की भी कोई ना कोई योजना जरूर है जो उनको इस मामले में मदद करती है। देखिए, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसके लिए बैंक ने अपनी योजनाएं नहीं बना रखी हो, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे किसान हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, गरीब ST वर्ग हो, दिव्यांग हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए बैंकों ने अपनी योजना बना नहीं रखी है। कोई भी व्यक्ति जिसको ऋण की आवश्यकता है हमारी किसी भी शाखा में जाकर के संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर भी है और साथ में बैंक की वेबसाइट भी है, उसमें भी अपना आवेदन दे सकता है। हमारी खुद के जो शाखा प्रबंधक है उनसे निकटतम जो शाखा प्रबंधक उनसे संपर्क कर लेंगे।
मीना साहब, आपने हमें कई ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जो श्रोता अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपकी बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो हमारी बैंक की 4500 शाखाएं हैं, देश के सभी हिस्सों में फैली हुई है। किसी भी निकटतम शाखा में जा सकते हैं। के अलावा हमारे यहाँ पे BC भी है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.centralbankofindia.co.in पे जाकर के आवश्यक जानकारी लेकर के आवेदन शाखा में जमा करा सकते हैं। मीना साहब, आपने हमारे श्रोताओं को सहकारिता को बल देने वाली जिन बैंक योजनाओं की जानकारी दी, मैं समझता हूं कि उससे सहकारिता की भावना तो होगी ही, लेकिन हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र को जो लोग, जो कारीगर, जो श्रमिक योगदान दे रहे हैं, उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और हम समझते हैं कि सहकारिता को जो लाभ मिलेगा, उसका लाभ पूरे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी मिलेगा। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आपने सुना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के रीजनल हेड पुरुषोत्तम मीना से अशोक अग्रोही की बातचीत। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अब कुछ बातें इस माह के खास दिवस और आयोजनों की। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव सिर्फ एक वृक्षारोपण अभियान नहीं है, ये जीवन के प्रति हमारी जवाबदेही का प्रतीक है। हरियाली के इस उत्सव में जब धरती पर एक बीज गिरता है तो भविष्य की सांसें बोई जाती हैं। पेड़ लगाना सिर्फ जमीन को सजाना नहीं, जीवन को संवारना भी है। 28 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस इस बात की चेतावनी है कि मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता जितना पुराना है, उतना ही नाजुक भी। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है। जंगल, नदियाँ, पहाड़, हर जीव हमारे साथ हैं, हमारे लिए नहीं। संरक्षण अब विकल्प नहीं, जरूरत बन चुका है। और जब हम जंगल की बात करते हैं तो बाघ का जिक्र खुद ब खुद आता है। 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमारे जैविक तंत्र की रीढ़ को पहचानने का दिन है। पिछले कुछ दशकों में संरक्षण के प्रयासों से भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खतरे अभी भी टले नहीं हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानी दखल बाघों के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। बाघ तभी बचेगा जब जंगल बचेगा, और जब जंगल बचेगा तो हमारा भविष्य बचेगा। उज्जवल भविष्य की बात हो तो गुरु का आशीर्वाद लिए बिना बात नहीं बनेगी। गुरु पूर्णिमा केवल चंद्रमा की पूर्णता का नहीं, ज्ञान की पूर्णता का भी पर्व है। ये दिन उन सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों और जीवन दृष्टा व्यक्तित्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिन्होंने हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई। आज जब हम डिजिटल युग में शिक्षा के स्वरूप बदल रहे हैं, तो भी गुरु का मूल उद्देश्य वही है, ज्ञान देना, दिशा दिखाना और आत्मविश्वास जगाना। ज्ञान की रोशनी और परंपरा की छांव में पला बढ़ा भारत आज भी अपने गुरुओं को सिरमौर मानता है, और ये पर्व है उस आभार का जो शब्दों से नहीं, श्रद्धा से प्रकट होता है। तो चाहे पेड़ों की छांव हो, बाघों की दहाड़ हो या गुरुओं की वाणी, ये सब हमें जोड़ते हैं प्रकृति और परंपरा से। इन्हें बचाना, सहेजना और सम्मान देना ही आज का सबसे बड़ा संकल्प है। भारतीय संस्कृति की शाश्वत धारा में सैयद हैदर रजा, डॉक्टर M बालामुरली कृष्ण, पंडित लच्छू महाराज, विदुषी गंगूबाई हंगल, पंडित पन्नालाल घोष और जवाहरलाल दर्डा के अविस्मरणीय योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।